अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरी सलाम। आवाज़ आ रही है सबको? जी मैम। सॉरी, पिछले लिंक में कोई इशू हो गया था, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, इसलिए दोबारा लिंक भेजा है। अगर आप मेरा ख्याल है सबने देख लिया होगा, लेकिन अगर आप बाकी सबको भी इन्फॉर्म कर दें तो बेहतर है कि अपना ईमेल एक दफ़ा चेक कर लें। ठीक है, जो मैम आपके लिंक पास नहीं है। लिंक मैंने भेज दिया, बस ठीक है, आ जाएगा जिसने आना होगा। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी मैम। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये डिसाइड किया था कि हम अपने जो अगले 1-2 लेक्चर्स हैं उसमें हम जो हमने पहले चीज़ें पढ़ी थी उनका रिव्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों ने हमें बाद में ज्वाइन किया था, पहले लेक्चर में अक्सर बच्चे नहीं थे। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे, पिछली चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग मुझे बताओगे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, अच्छा जी, पहले हमने सबसे पहले चीज़ पढ़नी थी कि व्हाट इज़ सीटी। सीटी होता क्या है, क्या होता है बताओ ऑनलाइन वाली आवाम? मैम कंप्यूटराइज क्रॉस सेक्शन लेते हैं हम। क्रॉस सेक्शन लिमिट लेते हैं, ठीक है। सीटी किसका एब्रीवेशन है? सी और टी क्या होता है? कंप्यूटराइज कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। और टोमोग्राफी मैंने बताया था शायद तुम लोगों को, टोमो का क्या मतलब होता है अगर किसी को आइडिया हो तो? डिफरेंट एंगल पे मैम क्रॉस सेक्शन लिए जाते टोमो हैं का ऐसे। लिटरल मीनिंग क्या होता है? टोमो जो वर्ड है उसका लिटरल मीनिंग क्या है, आइडिया? टू जो कट। टोमो वर्ड है ना, इसका तो लिटरल मीनिंग है कट करना, ठीक है, टू कट। किसी भी चीज को आप काट के देख रहे हो। टोमो जो वर्ड है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड ही मेरे ख्याल है, ग्रीक लैंग्वेज का है शायद, और इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि टू कट, किसी चीज को काट के आप उसको देख रहे हो। ग्राफी का मतलब होता है आप देख रहे हो किसी चीज को, ठीक है। तो टोमोग्राफी क्या हुआ कि आप कंप्यूटर तो होगा ना कि कंप्यूटराइज्ड हो रहा है सब कुछ, ठीक है। और टोमोग्राफी का मतलब है कि आप उसको यानी कट सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में आप इमेजेस देख रहे हो, ठीक है, या इमेजेस ले रहे हो। ये आपका कंप्यूटर टोमोग्राफी का एक क्या कहते हैं डेफिनेशन बन जाती है एक तरह से, ठीक है। इवन अगर पेपर में भी आप लोगों को लिखने को आ जाए कंप्यूटर टोमोग्राफी, तो कोशिश करो प्यारी सी डेफिनेशन लिखा करो, इस तरह की चीज बता के एक एक वर्ड अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो उसको किया करो, ठीक है। कंप्यूटर टोमोग्राफी का पता चल गया सबको, क्लियर हो गया? अच्छा जी, उसके बाद चीज आती है हमारे पास, व्हाई डू वी यूज सीटी। हम सीटी को यूज क्यों करते हैं, क्या वजह? हम एक्सरे से भी हमारा गुजारा हो ही रहा था, हमें सीटी पे हम क्यों आए? मैम एक 3D इमेज लेने के लिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। 3D इमेज हमें चाहिए था, हम यानी हमें 2 डायमेंशनल इमेज भी अगर हम लेते हैं उस पर, तो हम क्रॉस सेक्शनल इमेज लेते हैं, ठीक है। अगर हम उस पर अपने एक्सरे पे इमेज ले रहे थे तो हमारा क्रॉस सेक्शनल इमेज नहीं होता था, 2 डायमेंशनल इमेज होता था। हमें सिर्फ सामने की चीज नजर आ रही है, उसका पीछे का अगर हमें सामने स्पाइन नजर आ रही है, अगर हमें सामने स्पाइन नजर आ रही है तो हम उसके पीछे की चीज नहीं देख सकते थे, ऐसा ही है, ठीक है। तो जब हमारे पास सीटी आया तो हम उससे अपनी बॉडी के क्रॉस सेक्शंस करके देख सकते थे कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो वो किस तरह से है। सीटी का यूज ये हो गया, ठीक है। एक्सरे के ऊपर, एक्सरे से ये क्यों बेहतर है, 3D इमेज है, ठीक है, आपको अच्छा इमेज मिलता है, क्रॉस सेक्शनल है, आप इसमें वो दे सकते हो कंट्रास्ट मीडिया दे सकते हो, ठीक है, उससे आप डिफरेंट पैथोलॉजीज को एनहेंस करके देख सकते हो, ठीक है। सीटी यूज करने का एक मकसद ये था। उसके बाद अब आपके पास आता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीटी। बेसिक प्रिंसिपल किसी को याद है? हमने इसमें 2 चीजें पढ़ी थी, मुझे बताओ आप में से कोई कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सीटी में हमने 2 चीजें पढ़ी थी। हाँ, मैम वो डाटा है तो यस मैम। मैम वो क्या ट्रांसलेशन और चीज? प्रोजेक्शन। ट्रांसलेशन और प्रोजेक्शन, अगर किसी को याद हो तो। प्रोजेक्शन होती थी एक चीज और एक चीज ट्रांसलेशन होती थी। तुम लोग को ऐसा यस लगता है मैम। जैसे पता नहीं कितनी सदियों बाद लेक्चर लेने आए हो, सब कुछ भूल भाल के आए हो। नहीं मैम प्रोजेक्शन याद है। इमेज फॉर्मेशन होती है। प्रोजेक्शन क्या होती है? इमेज फॉर्मेशन। और हमारे ट्रांसलेशन क्या होती है? मैम वो सारा मैम यहाँ पे स्टोर्ड डिजिटली जो हम लोग मैम सर्कल पूरा डिजिटल स्टोरेज होती है। अभी देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। सीटी जो है हमारे पास, सीटी का एक छोटा सा लिखा हुआ ओवरव्यू सा दिया हुआ है कि सीटी में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक कॉलीमेटेड एक्सरे बीम होती है। कॉलीमेटेड का मतलब पता है क्या होता है? हमने एक्सरे की बीम को फिल्टर कर दिया होता है, ठीक है, फिल्टर किया होता है उसको हमने एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, उसी के ऊपर हमने डायरेक्ट किया होता है, ठीक है, कि वो इधर उधर के एरियाज में ना जाए, जो आपका एरिया है सिर्फ उसी के ऊपर जाकर टकराए और वहीं से हमें इमेज आए, ठीक है। और कॉलीमेशन का हमें फायदा क्या होता है?
मैम वो स्कैटर नहीं होती रेडिएशन। रेडिएशन स्कैटर नहीं होती, हाँ, उसको कोई इफेक्ट नहीं करता। जो आप पेशेंट डोज कम होती है, ठीक है। अगर आप एक्सरे दे रहे हो, फुल खोल के दे रहे हो एक्सरे, ठीक है, आपको सिर्फ यानी अगर आप देखो तो अगर आपको सिर्फ नी वाला एरिया चाहिए, आपने कॉलिमेशन फुल खोली हुई है, ठीक है, तो पेशेंट को आप एक्सपोज कर रहे हो, ठीक है। एक्सरेज उसको यानी जिन एरियाज पे नहीं भी चाहिए वहां पे भी उसको एक्सरेज लग रही हैं, तो हमें वो नहीं चाहिए। हमने पेशेंट डोज को कम करना है। बीइंग अ टेक्नोलॉजिस्ट, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों ने एक तो इमेज क्वालिटी बेहतर करनी है, और दूसरा काम आपका क्या है कि आपने पेशेंट डोज को कम से कम रखना है। पेशेंट डोज कम होगी तो जो आपकी डोज है जो आपको मिलनी है वो भी कम होगी उस तरह से, ठीक है। जो जो मैयर आप उसके लिए लोगे वो इवेंचुअली आपके ऊपर भी इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास कॉलिमेशन होती है, ठीक है। कॉलिमेशन क्यों होती है उसकी सारी कहानी। अच्छा, इसमें आप क्या करते हो कि आप कॉलिमेटेड एक्सरे बीम्स पास करते हो अपनी एक्सरे ट्यूब से, वो जाके पेशेंट को लगती हैं, ठीक है। पेशेंट को लगती हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपके पास डिटेक्टर्स पड़े होते हैं, ठीक है। एक्सरे बीम्स गुजर गई हैं, कॉलीमेट हुई हुई हैं, कॉलीमीटर्स लगे हुए हैं, उसके बाद वो जाके पेशेंट से टकराई हैं, पेशेंट के बाद जाके आपके डिटेक्टर्स पड़े हुए हैं कि वो पेशेंट से पास होके आपके डिटेक्टर्स को लगती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एक आपका इमेज आता है, जिस जिस एरिया से वो पास करेगी, हाई एटेन्यूएशन होगी तो किस तरह का इमेज आएगा, लो एटेन्यूएशन होगी तो किस तरह का इमेज आएगा। तो ये सारी चीजें हमें जो हमारे पास फाइनल इमेज बनता है, जो हमारा यानी कंप्यूटर हमें इमेज बनाकर देता है, उस पर हमें पता चलता है, ठीक है। बोन्स है तो उसमें हाई एटेन्यूएशन अगर हो रही है, अगर आपके पास जो एयर वाले एरियाज हैं, लंग्स है, तो वहां पे एटेन्यूएशन कैसी हो रही है, ये चीजें आपको फिर इवेंचुअली अपने कंप्यूटर सिस्टम पे पता चलती है, जो आपके मॉनिटर पे आपको नजर आता है, ठीक है। क्लियर हुआ है कुछ कि सीटी पे इमेज किस तरह से बन रहा है, ठीक है। कि आप जो है डिटेक्टर का सिग्नल, सारी बातें वही लिखी हुई हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करके ये नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है। कि आपका सिस्टम है, आपने एक्सरे बीम पास किया, फिर कंप्यूटर ने जो है वो उसको एनालाइज किया है, ठीक है। डिटेक्टर से डिटेक्टर सारी चीजें लिंक्ड है आपस में, ठीक है। डिटेक्टर जो है वो कंप्यूटर के साथ लिंक्ड है, कंप्यूटर सारा एनालाइज करेगा आपका डाटा जो भी आप ले रहे हो वहां से, उसके बाद आपको रिकंस्ट्रक्ट करके इमेज बना कर देगा, ठीक है। इसमें फिर हमारे पास डिफरेंट मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स होते हैं, हमने पढ़ा था इनके बारे में। ये क्या करते हैं कि जो हमारे पास रॉ डाटा होता है, यानी जो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा डाटा हम ले लेते हैं एकदम, ठीक है, उसके बाद हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर हम अपनी डिजायर्ड इमेज बनाते हैं, ठीक है। याद है कुछ? ठीक है। तो वो हमारे पास जो रिकंस्ट्रक्शन वाला प्रोसेस है वो डिफरेंट एल्गोरिदम्स के थ्रू होगा, ठीक है। वो सारे मैथमेटिकल प्रोसेस हैं, हमने उनकी डिटेल में नहीं जाना, हमारे वो किसी काम के नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमारा इमेज जो है वो बन कैसे रहा है, ठीक है। तो इवेंचुअली फिर उसके साथ जाके जब हमारे सारे वो हो जाते हैं, रिकंस्ट्रक्शन हो जाती है, फिर हमारे पास जो फाइनल इमेज आता है वो हमें अपनी मॉनिटर की स्क्रीन पे नजर आता है, ठीक है। तो जी अच्छा, अब उसके बाद जो गॉडफ्रे हाउसफील्ड था, ये कौन था? फादर सीरी नंबर इसने ठीक है, ये सीटी के थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था जी, सारी सीटी की जो इनके साथ और भी दो चार लोग थे, सारी बातें एक साइंटिफिकल क्या कहते हैं, साइंटिफिक क्या आपकी डिस्कवरी होती है, कुछ भी होती है, इन्वेंशन होती है, अकेला बंदा नहीं होता, उसके साथ काफी टीम होती है, लेकिन नाम एक ही बंदे को होता है, ठीक है। तो ये वो एक ही बंदा जिसका नाम है, ठीक है, गॉडफ्रे हाउसफील्ड है। इनके नाम पे हाउसफील्ड यूनिट्स बने हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले जो है हमें सारी सीटी की टेक्निक दिखाई थी कि आप 3 डायमेंशनल इमेज किस तरह से बना सकते हो। कब दिखाई थी? 1970 में, ठीक है। ये थोड़ी यूजलेस सी इन्फॉर्मेशन है लेकिन पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेशन, कि सीटी आपका काम कैसे कर रहा है। अब इसमें हमने पढ़ी थी दो चीजें, एक ट्रांसलेशन थी और दूसरी प्रोजेक्शन थी। ट्रांसलेशन आपके पास बेसिकली क्या है, क्या है ट्रांसलेशन? सामने लिखा हुआ है, सबको मेरा ख्याल है नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा इसको पढ़ो 1 सेकंड लेकर, और उसके बाद मुझे बताओ क्या समझ आई है। मैम एक सुई जो सुई की मशीन लेती है, दैट्स कॉल्ड वन ट्रांसलेशन। जी बिल्कुल, जो आपकी सोर्स और डिटेक्टर की असेंबली है। सोर्स और डिटेक्टर की असेंबली का क्या मतलब है कि सोर्स आपका यहाँ पर क्या होता है? एक्सरे बीम, एक्सरे ट्यूब आपका सोर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे अब जितनी स्लाइड आप आगे भी पढ़ोगे उनमें जहाँ पे सोर्स का वर्ड लिखा होगा, तो सोर्स से आपकी मुराद क्या है कि आपकी एक्सरे ट्यूब है, ठीक है। डिटेक्टर क्या है? आप डिटेक्टर्स हैं, ठीक है। सोर्स डिटेक्टर असेंबली जो है ये इकट्ठी मूव करती है, ठीक है। कुछ हम डिफरेंट इसकी जनरेशन पढ़ेंगे, किसी के अंदर वो स्टेशनरी है, किसी में दोनों मूव कर रहे हैं, किसी में एक चीज मूव कर रही है दूसरी नहीं कर रही। डिफरेंट यानी जनरेशन जैसे जैसे इवॉल्व होती गई वैसे वैसे उसमें चेंजेस आती गई हैं,
ठीक है। अब हमारे पास जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो क्या है कि जब हमारी जो बॉडी के अराउंड, ठीक है, आपकी एक स्वीप कंप्लीट होता है, ठीक है, या एक साइकिल कंप्लीट होता है सोर्स डिटेक्टर असेंबली का, यानी सोर्स और डिटेक्टर इकट्ठे मूव कर रहे हैं, ठीक है, इकट्ठे मूव कर रहे हैं, पेशेंट आपका पड़ा हुआ है, उसके इर्द गिर्द उन्होंने एक चक्कर लगाया है, ठीक है, वो जो एक साइकिल उन्होंने कंप्लीट किया था वो आपके पास एक ट्रांसलेशन है, ठीक है। ट्रांसलेशन में आपके पास होता क्या है, क्या होता है? ट्रांसलेशन में आपके पास ये होता है कि आपका जो एक्सरे बीम जो जा रही है वो जाके आपके बॉडी के जिन जिन स्ट्रक्चर से टकरा रही है, उनसे टकराने के बाद वो जिस तरह की अटेन्युएशन कर रही है, किसी स्ट्रक्चर में हाई कर रही है, किसी में लो कर रही है, मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जो अटेन्युएशन का प्रोसेस होता है वो सारा आपका कहाँ पर होता है? आपकी ट्रांसलेशन के प्रोसेस में होता है, ठीक है। यहाँ पे इनके जो है वो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी एक्सरे बीम की अटेन्युएशन होती है अकॉर्डिंग टू देयर मास डेंसिटी एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, यानी जैसे जैसे आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर हैं, बोन है, कुछ भी है, उनके जो एटॉमिक नंबर्स हैं और जो उनके अकॉर्डिंग एक्सरे की अटेन्युएशन होती है, ठीक है। एक्सरे की अटेन्युएशन होगी तो आपके पास अगला प्रोसेस आता है प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन अब आपके पास क्या है, क्या है प्रोजेक्शन? मैम उसमें इमेज एक प्रोजेक्शन में आपके पास बेसिकली क्या होता है कि पहले हमने देख लिया था कि हमारे पास एक आपके पास एक क्या कहते हैं ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है, आपको पता चल गया कि कौन कौन से एरियाज में अटेन्युएशन किस तरह से की है, ठीक है। प्रोजेक्शन में आपके पास क्या होता है कि आपके पास इंटेंसिटी प्रोफाइल बनता है, बेसिकली वही जो अटेन्युएशन वाली जो आपके पास चीजें आ रही होती हैं वो एक फाइनलाइज होती हैं आपके प्रोजेक्शन के प्रोसीजर में, ठीक है। उसमें आपके पास ये सारी इसकी डेफिनेशन से लिखी हुई है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिटेक्टेड वेरीज अकॉर्डिंग टू दिस अटेन्युएशन पैटर्न, यानी जो अटेन्युएशन पैटर्न आपके पास आया था उसके हिसाब से आपको पता चल रहा है कि आपकी जो एक्सरे की इंटेंसिटी है वो वेरी कर रही है, ठीक है, और आपके पास इंटेंसिटी प्रोफाइल बनता है या प्रोजेक्शन बनती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने अब याद रखनी है, मेरे ख्याल है अब हमको तीसरी से चौथी दफा पढ़े, अब तुम लोगों को सोते हुए भी नजर आना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ सीटी के बीच में क्या चीजें होती हैं, ठीक है। एक ट्रांसलेशन होती है और दूसरी प्रोजेक्शन होती है। ये अब दोबारा ना कोई कहे कि हमें नहीं पता चला कि क्या होता है। अच्छा जी, अब आपके पास चीज आती है, ये सारी चीजें वही लिखी हुई है कि सारी उसी कहानी की तरह लिखी हुई है कि किस तरह से काम करती है। पहले एक ट्रांसलेशन होती है, ठीक है, आपकी जो सोर्स डिटेक्टर असेंबली है वो एक स्वीप कंप्लीट करती है, एक साइकिल कंप्लीट करती है, वेट करती है, फिर उसके बाद यानी आपका डाटा थोड़ा बहुत रिकंस्ट्रक्ट यानी जो होना होता है वो हो जाता है। उसके बाद सेकंड ट्रांसलेशन होती है, यानी ये करते बड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। यानी अगर हम शुरू वाले सीटी अपने सिस्टम की बात करें जो हमारे पहले सीटी प्रोसेस थे वो यानी काफी लंबा टाइम लेते थे सारा कुछ करने में, ठीक है। ये सारा कुछ इसके बीच में लिखा हुआ है कि किस तरह से होती है। उसके बाद जो हर प्रोजेक्शन है वो आप यूज करते थे अपनी इमेज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। ट्रांसलेशन हुई है, प्रोजेक्शन हुई है, प्रोजेक्शन के बाद यानी आपने एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन करनी है, आपने अपना इमेज जो फाइनल इमेज है जो आपने मॉनिटर पे देखना है आपने वो बनाना है, सारा लिखा हुआ है इसके बीच में इसी तरह से, ठीक है। अच्छा जी, जो कन्वेंशनल टोमोग्राफी है उसको एक्सियल टोमोग्राफी भी कहते थे। एक्सियल टोमोग्राफी क्यों कहते थे? क्यों कहते थे, कोई आइडिया किसी को? क्योंकि मैम वो स्कल का एक्सरे सिर्फ निकालता था, स्कल का सीन उसको एक्सियल टोमोग्राफी, जो कन्वेंशनल टोमोग्राफी थी उसको एक्सियल इसलिए कहते थे कि वो आपको सिर्फ एक्सियल प्लेन में इमेज देता था, ठीक है। बाद में जैसे जैसे वो इवॉल्व होता गया वो आपको सेंट्रल और कोरोनल जो आपकी बॉडी के बाकी प्लेन्स है उनके बीच में भी आपको इमेज उनके थ्रू मिला, ठीक है। तो इसलिए सीटी इमेज आपके पास ट्रांस एक्सियल होता है या ट्रांसवर्स इमेज भी आप उसको कह सकते हो, जो आपकी बॉडी के लॉन्ग एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। इमेजेस का पता है ना किस तरह से देखते हैं सैजिटल, कोरोनल या एक्सियल के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली वो है कि आप अपनी इमेज जो है वो उसको किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कोरोनल और सैजिटल आपके पास ट्रांसवर्स इमेज आ जाती है, उससे फिर आप कोरोनल और सैजिटल बनाते हो, ठीक है जी। ये आपके सारे वो लिखे हुए हैं कि एक्सियल कैसे और ट्रांसवर्स यानी क्या मतलब है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अगली चीज आती है जनरेशंस ऑफ सीटी। जनरेशंस ऑफ सीटी मैं कई दफा बता चुकी हूँ, जैसे हमारे सारी चीजें यार इवॉल्व होती हैं, हमारे मोबाइल फोन हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है, जैसे जैसे वो क्या कहते हैं अपडेट हो जाते हैं उस तरह ये सीटी के अपडेट्स थी, ठीक है। अपडेट हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ सीटी है ये यानी सबसे पहले थी, ठीक है, और सबसे फजूल थी, ठीक है। यानी इसमें आपको काफी ज्यादा मसले आ रहे थे। इसमें ये था कि आपका एक तो इमेजिंग टाइम बहुत लंबा था। लंबा क्यों था, इसकी कहानी में आप जाओगे अपनी जो पहले हमने चीज पढ़ी है कि ट्रांसलेशन और प्रोजेक्शन,
ठीक है, कि एक ट्रांसलेशन कंप्लीट होती थी, वेट करता था, फिर अगली यानी प्रोजेक्शन ले रहा है, उसके बाद फिर वेट किया, फिर अगली ट्रांसलेशन हुई है, फिर वेट किया, फिर प्रोजेक्शन आई, यानी इस तरह करके काफी लंबा टाइम लग जाता था एक स्कैन होने में। यानी जितना टाइम अगर एमआरआई को लगता है, हालांकि अब तो एमआरआई भी काफी इवॉल्व हो गई है, जितना टाइम वैसे अगर एक एमआरआई मशीन को लगता था किसी जमाने में एक इमेज बनाने में, तो उतना टाइम जो वो सीटी लेता था। ठीक है, हालांकि आप लोगों को मेरा ख्याल है इस चीज का आइडिया होगा कि सीटी और एमआरआई के बीच में जो टाइम ऑफ स्कैन है वो काफी कम है सीटी का एमआरआई की निस्बत। पता है सबको? यस मैम। सोए हुए सारे सोए हुए। अच्छा जी, उसके बाद अब आप लोग देख लो कि सीटी की पहली जनरेशन में क्या चीज थी। सिंगल डिटेक्टर था मैम। इसमें जो आपके पास एक्सरे बीम की शेप थी ना, वो पेंसिल बीम थी। ठीक है, ट्रांसलेट और रोटेट इसकी टाइप थी। ठीक है, और इसके बीच में आपके पास क्या था, सिंगल डिटेक्टर यूज हो रहा था। और आपके पास इसमें आखिरी चीज क्या आती है कि जो इमेजिंग टाइम था वो 5 मिनट्स था। जो आपने चीजें अपने माइंड में रखनी है, जो आपने चीजें आप लोगों ने याद करनी है ना, वो बेसिकली जो सेकंड लाइन लिखी हुई है ना बीच में, वही है। ठीक है, इससे पहले ऊपर नीचे वाली उसकी बारे में कहानी लिखी हुई है, पढ़ लो। ठीक है, मना सही है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन सीटी की कहानी में आप लोगों ने क्या याद रखना है, पेंसिल बीम, ठीक है, उसका सिंगल डिटेक्टर और उसकी 5 मिनट इमेजिंग टाइम। ठीक है, 5 to 10 मिनट्स था ये। ठीक है, और ट्रांसलेट एंड रोटेट इसकी टाइप। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट जनरेशन सीटी की एक आ गई, एक समझो एक डेफिनेशन से आ गई। अगर आपसे पूछे कोई फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है तो ये था। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अब आपके पास आती है सेकंड जनरेशन के इमेजिंग सिस्टम। सेकंड जनरेशन में आपके पास क्या था, फैन शेप बीम। इसमें आपके पास जो है वो फैन शेप बीम थी। और इसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी कि आपके पास बो टाइप फिल्टर्स आते थे। बो टाइप फिल्टर्स क्यों आते थे, आप जो पहली इमेज है वो देखो और फिर दूसरी इमेज देखो। पहली इमेज तो खैर पेंसिल बीम की है, और दूसरी इमेज देखो, उसमें हमने बो टाइप फिल्टर्स यूज किए हैं। ये हमने क्यों यूज किए हैं? फैन शेप में जो था वो हर तरफ से जो थी वो निकलती थी ना रेस, तो उनको रिड्यूस करने के लिए। हाँ, उनको रिड्यूस करने के लिए भी। और दूसरी बात ये कि हमें चाहिए था कि हमारे पास जो एक्सरेज जा रही हैं वो इक्वल इंटेंसिटी के साथ जो है वो जाके बॉडी पे लगे। ठीक है, तो बो टाइप फिल्टर क्या कर रहा था कि जो लो एनर्जी की रेडिएशन थी उनको ये फिल्टर कर देता था। ठीक है, और आपकी यानी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से कि आपके साइड्स पे जो है वो थिकनेस कम है, और जो आपका सेंटर है बॉडी का, यानी आपका जो एब्डोमिनल एरिया है, यानी अगर आप इस तरह लेटे हुए हो, एब्डोमिनल एरिया वहाँ पे थिकनेस ज्यादा है, तो हमें एक यूनिफॉर्म बीम चाहिए थी। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए था कि किसी एरिया पे ज्यादा एक्सरे बीम जाए, ज्यादा एनर्जी की जाए, और किसी जगह पे कम एनर्जी की जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने फिर बो टाइप फिल्टर्स यूज किए। सही है, अच्छा जी, अब इसकी कहानी में आपके पास टाइप वही है, ट्रांसलेट एंड रोटेट, सबसे लास्ट वाली लाइन है। ठीक है, उसके बाद अब आपके पास इसमें क्या है, फैन बीम यूज करते थे, चेंज आ गया ना पहली वाली जनरेशन से। उसके बाद अब इसमें क्या है कि डिटेक्टर अरे है, ये दूसरा चेंज है। डिटेक्टर अरे का क्या मतलब है, कितने डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन मल्टीपल डिटेक्टर्स है। हाँ, इसमें मल्टीपल डिटेक्टर्स है। डिटेक्टर अरे थी, डिटेक्टर अरे का क्या मतलब है कि डिटेक्टर लाइन में लगे हुए हैं काफी सारे। ठीक है, अरे अरेंजमेंट होती है बेसिकली। तो आपके पास कितने डिटेक्टर्स है, 5 to 30 डिटेक्टर्स से सेकंड जनरेशन में। और इमेजिंग टाइम इसका कितना कम हुआ पहले से, पहले कितना था 5 to 10 मिनट्स, 5 मिनट्स 10। ठीक है जी, ये आपके पास अब सेकंड जनरेशन की कहानी आ गई, समझ आई है। और इसमें एक और चेंज क्या था आपके पास, जो बो टाइप फिल्टर्स आप इसमें यूज करते थे। ठीक है, इसमें हमारे पास जो बेसिकली सीटी का सॉफ्टवेयर अपडेट करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी कि हमारा मकसद ये था कि हमारे पास जो स्कैन टाइम है वो कम से कम हो, और इमेज जो हमारे पास आ रहा है, जो इमेज क्वालिटी है वो बेहतर से बेहतर हो। ठीक है, ये अभी तक इवॉल्व हो रहे हैं, जनरेशन अभी तक आ रही है। हम बुक्स में सिर्फ 4 तक पढ़ते हैं, अभी 7th जनरेशन तक चल रहे हैं इस टाइम। ठीक है, तो अब टाइम कितना शॉर्ट हो गया होगा जो रिसेंट टाइम इतना ही है ही नहीं। अगर ब्रेन करवाना है, हेड सीटी वगैरह कराना है, तो 5 मिनट्स मुश्किल से 5 मिनट्स लगते हैं। हाँ, मतलब कंप्लीट स्कैन होने में। ये तो था ना कि एक एक प्रोजेक्शन में ये नहीं आपको इतना टाइम लग रहा है, तो वो ये नहीं था कि आपका ये नहीं स्कैन पूरा कंप्लीट हो जाता है इतनी देर में। 4 to 5 मिनट्स मोर देन एनफ है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आते हैं थर्ड जनरेशन सिटी। थर्ड जनरेशन सिटी में क्या था मैम, कर्वी लीनियर मल्टीपल डिटेक्टर्स लग गए थे। क्या हो रहा था, कर्वी लीनियर मल्टीपल डिटेक्टर्स लग गए थे इसमें थर्ड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन में हमने देखा कि हमारे पास जो एक्सरे की बीम थी जो वो बिल्कुल लीनियर थे, ये देखो। ठीक है, नहीं इसमें नहीं नजर आ रही, सॉरी, कहाँ गई इमेज, मेरी गायब हो गई है, लास्ट पे दिखाता हूँ शायद है। अच्छा, सेकेंड जनरेशन में जो था आपके पास जो डिटेक्टर्स लगे हुए थे वो एक सीधी लाइन में लगे हुए थे। ठीक है, लीनियर फॉर्म में थे। अब आपके पास जो थर्ड जनरेशन आया उसमें आपके डिटेक्टर्स कैसे लगे हुए हैं, कर्वी लीनियर फॉर्म में। ठीक है,
कर्वीलिनियर फॉर्म में लगे हुए हैं, फैन बीम इसकी भी है, और इसके अंदर क्या चेंज आया, इमेजिंग टाइम जो है वो आपका मजीद कम हो गया, ठीक है। यानी पहले आपके पास जो था 5 मिनट था, उसके बाद आपका कितना आया, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स, 30 seconds. ठीक है। और अब आपके पास कितना आ गया, सब सेकंड। सब सेकंड का 1 मतलब second. ये है कि आपका जो एक इमेज बन रहा है, जो एक प्रोजेक्शन बन रहा है, वो लेस देन अ मिनट आपके पास ले रहा है, लेस देन अ सेकंड बल्कि ले रहा है, ठीक है। यानी इतना जल्दी से आपके पास आपका इमेज आ रहा है, एक प्रोजेक्शन यानी आपकी जो कंप्लीट हो, एक स्लाइड जो बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज था, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आया रिंग आर्टिफैक्ट। रिंग आर्टिफैक्ट क्या था, ये हमने आर्टिफैक्ट्स वाला टॉपिक भी अब तो खैर से पढ़ लिया हुआ है, When हम फिर दोबारा शुरू करेंगे। one of the curvilinear detector is damaged. हाँ बिल्कुल, अगर किसी एक डिटेक्टर में कोई डैमेज वगैरह आ जाए तो उस वजह से हमें इस तौर पे नजर आएगा कि कोई लीजन है वहाँ पे, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। इसमें हमारे पास क्या होता है, देखो पहले हमने देखा था कि एक एक दो दो डिटेक्टर्स लगे हुए थे, ठीक है। पहले वाले में तो एक सिंगल डिटेक्टर था, फिर हमने देखा 5 to 30 लगे हुए थे, ठीक है। वो भी डिटेक्टर काबिल कबूल थे। उसके बाद जब हमारे पास एक डिटेक्टर अरे बन गया ना, इसमें था कि अब चांसेस ज्यादा थे कि जाहिर बात है मशीन है, खराब हो सकती है, ठीक है। किसी एक डिटेक्टर के अंदर भी कोई ना कोई मेल फंक्शन हो सकता है, ठीक है। किसी एक डिटेक्टर का अगर मेल फंक्शन हुआ तो इसका मतलब है कि वो आपकी पूरी इमेज के ऊपर इफेक्ट करेगा, क्योंकि आपकी पूरी इमेज जो है वो आप डिपेंड कर रही है ना आपके डिटेक्टर और आपके जो बन रहा है सारा एक्सरे ट्यूब की जो पूरी अरेंजमेंट है उसके ऊपर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता था कि अगर एक डिटेक्टर खराब हुआ तो उसका आपके पास साइड इफेक्ट कैसे आता था कि जो आपकी इमेज बनता था, उस इमेज में जिस जगह पे उस डिटेक्टर ने इमेज बनाना होता था, उस जगह पे खाली रिंग बन जाता था। यानी डिटेक्टर आपका काम नहीं कर रहा, उसने एक्सरे की एनर्जी को या जो भी उसने एक्सरे को डिटेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो जिस जगह पे उसने अपना इमेज बनाने में पार्ट लेना था उसने नहीं लिया, और वहां पे आपके पास खाली रिंग बन गया, ठीक है। तो ये चीज आपके पास आती थी इसमें। उसके बाद ये इसका एक प्रिंसिपल डिसएडवांटेज था, ठीक है। प्रिंसिपल डिसएडवांटेज यानी आप लोगों ने चीजों के साथ साथ याद रखने। सेकंड जनरेशन का डिसएडवांटेज क्या था कि उसकी जो बीम थी वो यूनिफॉर्म नहीं थी। यूनिफॉर्म करने के लिए हमने क्या लगाया, बो टाई फिल्टर्स, ठीक है। थर्ड जनरेशन में अब आपके पास इसका प्रिंसिपल डिसएडवांटेज क्या था कि रिंग आर्टिफैक्ट, इसको दूर करने के लिए हमने ऐसे काफी मिनट नहीं, हमने अगली जनरेशन बना दी थी, ठीक है। तो ये अब आपके पास रिंग आर्टिफैक्ट की एग्जांपल है, ठीक है। कर्वीलिनियर अरे है, डिटेक्टर खराब हुआ है और फिर आपके पास रिंग आर्टिफैक्ट बन गया। अच्छा जी, उसके बाद अब आपके पास लास्ट आती है फोर्थ जनरेशन सीटी। फोर्थ जनरेशन सीटी ने क्या किया था, बताओ जनाब, मैम क्या किया था? रिंग फॉर्म डिटेक्टर्स लग गए थे इसमें। मैम फिक्स्ड थे। क्या थे? रिंग फॉर्म डिटेक्टर्स लग गए थे इसमें। हाँ, इसमें जो आपके डिटेक्टर्स हैं वो रिंग की फॉर्म में लग गए थे और डिटेक्टर्स आपके स्टेशनरी हो गए थे, ठीक है। और इसमें रोटेट क्या चीज कर रही थी, आपकी सोर्स रोटेट कर रहा था, ठीक है। आपकी जो एक्सरे ट्यूब है वो रोटेट कर रही थी, आपको इमेज में भी नजर आ रहा होगा, एरो लगा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड जनरेशन में दोनों हाँ, उनमें था कि कुछ में ट्रांसलेट रोटेट हो रहे थे, दोनों चीजें मूव कर रही थी। एक दो में था कि किसी एक जनरेशन में इस तरह था, सब में बल्कि ट्रांसलेट रोटेट ही चल रहा है पिछले वालों में, ठीक है। इसमें आपके पास क्या चेंज हुआ कि यहाँ पे आपका रोटेट स्टेशनरी आ गया, कि रोटेट आपके पास क्या करें आपके डिटेक्टर्स, और आपके पास सॉरी आपकी एक्सरे ट्यूब, और स्टेशनरी आपके पास क्या है, आपके डिटेक्टर्स, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी एक क्या कहते हैं असेंबली की तरीका आ गया कि वो किस तरह से मूव कर रहे थे। और इसमें हमारे पास क्या था कि अब जारी बात है डिटेक्टर एलिमेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है। डिटेक्टर एलिमेंट यानी कोई सिंगल डिटेक्टर जो आपके पास एक्सरे डिटेक्ट करेगा, अब इसमें देखो कितने बेतहाशा डिटेक्टर एलिमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। इमेज तो ये तो लोग दिखाने के लिए है, इसमें तो आप काउंट कर सकते हो, वैसे आप नहीं काउंट कर सकते, तो काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसमें आपके पास क्या आया था कि इमेजिंग टाइम मजीद कम हो गया था, बिल्कुल ही सब सेकंड, ठीक है, जितना वो था ऑलमोस्ट उतना ही, ठीक है। और इसमें आपके पास फैन बीम नहीं थी और डिटेक्टर अरे, जो हमने अपना थर्ड जनरेशन वाला सीटी था उसकी जो क्या कहते हैं रिंग डिटेक्टर वाला मसला था, उसको हल करने के लिए हमने क्या किया कि हमने पूरी एक रिंग ही बना दिया, ठीक है, डिटेक्टर्स का, और वो स्टेशनरी थे, वो मूव नहीं करेंगे। वो मूव नहीं करेंगे तो उनके खराब होने के चांसेस भी कम है, ठीक है। लिंक हुआ आपस में कि किस तरह से हमने उसको इवॉल्व किया, सही है। और ये अब हमारे पास आपकी फोर्थ जनरेशन ऑफ सीटी आता है। इसमें कम होगी, क्योंकि देखो ना हमने पहले पढ़ा था कि वो दोनों चीजें मूव कर रही थी, जो चीज जितनी मूव करती है तो खराब होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं ना, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या किया, वैसे जारी बात और भी रीजन होंगे तो मैं दे रही हूँ ना कि इस तरह ही नहीं उसका हुआ, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसको दूर करने का क्या तरीका हुआ कि उन्होंने फिर एक रिंग आर्टिफैक्ट वो सॉरी पूरा रिंग एक लाइन बना दी, ठीक है। और रिंग का क्या था कि रिंग स्टेशनरी था, वो सारे डिटेक्टर्स मूव नहीं कर रहे थे, सिर्फ आपकी एक्सरे सोर्स जो है वो मूव कर रहा था, जो आपकी एक्सरे ट्यूब है वो मूव कर रही थी, ठीक है। तो आपके पास जो है वो डिटेक्टर का मसला भी हल हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब आपके पास आता है एक हेलिकल सीटी। हेलिकल सीटी के बारे में किसी को आइडिया होगी क्या होता है?
मैम इसमें काउच मूवमेंट होती है हेलिकल सिटी में। इसमें आपकी काउच की मूवमेंट होती है, ठीक है। काउच की मूवमेंट किस तरह से होती है, इसमें यानी आपकी सारे मतलब बाकी चीजें भी जैसे मूव कर रही हैं तो आपका काउच भी साथ मूव कर रहा है। काउच किस तरह से मूव कर रहा है, अब ये उन्होंने वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें लगता था काउच किस तरह से मूव होता है, हम यानी हेलिकल को किस तरीके से लेते थे, लेकिन बेसिकली हेलिकल किस तरह से है। किसी जमाने में इसको हेलिकल और स्पाइरल सिटी को ना आपस में मिक्स कर देते थे। हर बंदा यानी स्पाइरल भी सेम चीज को बोलता था और हेलिकल भी सेम चीज को बोलता था। लेकिन अब यहाँ इसे में जो बताया हुआ है कि हेलिकल का क्या मतलब है और स्पाइरल का क्या मतलब है। स्पाइरल हम नहीं यूज करते, हम हेलिकल सिटी यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंस पता चल रहा है कि किस तरह से अगर पेशेंट को अंदर मूव करवाते तो किस तरह से फर्क पड़ना था और हेलिकल में किस तरह से पड़ना है, ठीक है। तो ये आपके पास हेलिकल सिटी की कहानी। हेलिकल सिटी वैसे हम जो अपना डाटा एक्विजिशन वाला जब पढ़ेंगे टॉपिक तो उसमें भी देखेंगे हेलिकल सिटी हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब आपके पास इमेजिंग प्लेन्स आ जाते हैं। एक्स वाई तो मेरा ख्याल है सबको आइडिया होगा। जो जी प्लेन है वो क्या होता है, जी प्लेन जो आपके पास वो स्लाइस थिकनेस बनाता है, ठीक है। स्लाइस थिकनेस, इसको याद रखना है सबने। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स आते हैं। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, जो आपके पास आपकी रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। उनको इंटरपोलेशन एल्गोरिदम्स कहते हैं, ठीक है। इंटरपोलेशन उनको किस तरह से कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल बताई थी कि क्या कहानी होती है। अगर आपके पास दो नोन वैल्यूज हैं तो हम एक अननोन वैल्यू जो हाँ, ठीक है। आपके पास दो अननोन वैल्यूज हैं, यानी आप जब सीटी का डाटा इकट्ठा करते हो वो रॉ डाटा होता है, ठीक है। आइडिया होगा इस चीज का, अब तक तो सबको हो गया होगा, ठीक है, कि वो रॉ डाटा होता है। अब उस रॉ डाटा के अंदर से आपने कोई एक स्लाइस निकालना है, कोई एक इमेज बनाना है। वो आप किस तरह से बनाओगे कि आपके पास यानी नोन वैल्यूज हैं, ठीक है, आपके पास डाटा बहुत सारा है। अब आपने उसके बीच में से एक अननोन वैल्यू निकालनी है जो आपके पास नहीं है। वो आपने कैसे निकालनी है, वो आपने रिकंस्ट्रक्ट करनी है। रिकंस्ट्रक्शन का मेथड क्या होगा, वो जो इंटरपोलेशन का जो एल्गोरिदम है वो होता है, ठीक है। क्या होता है कि मतलब वो हमारा काम है, ठीक है ये। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका डाटा इंटरपोलेशन जो है वो इस तरीके से हो रही है। उसके बाद ये बेसिकली वही बताया हुआ है कि आप अगर हेलिकल सिटी की बात करो तो किस तरह से डाटा बन रहा है, कि आपका मैयर डाटा कितना सारा है देखो ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप बीच में से क्या निकाल रहे हो, एक इमेज प्लेन निकाल रहे हो, ठीक है। और इंटरपोलेटेड डाटा वो आपके पास कितना आया बीच में, ठीक है। नजर आ रहा है सबको, यस। आइडिया होगा। तो ये अब आपके पास डाटा की कहानी है। अब मेरा ख्याल है अब मुझे किसी बच्चे की मुझे आवाज ना आए कि हमें सीटी की जनरेशन नहीं आती है और हमें दोबारा से पढ़ा देना कुछ है। मेरा ख्याल है अब तीसरी चौथी दफा रिपीट हो गया, अब तो मुझे ख्वाबों में भी यही नजर आएंगी, ठीक है। यस एक दफा Yes, ma'am. ये स्लाइड्स पढ़ लेना बीच में सारी, ठीक है। कुछ चीजें मतलब मुझे इतनी आदत नहीं है कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीज पढ़ूं, ठीक है। मतलब एक मेरा काम होता है कि मैं कॉन्सेप्ट दे दूं, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। एक दफा स्लाइड्स पढ़ लिया करो, कोई चीज नहीं समझ आया तो फिर मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है, कि उसके बीच में क्या है। क्योंकि स्लाइड बनाना एक और बात होती है कि आपने थोड़ा सा उसमें इंट्रोडक्शन हर चीज डालनी होती है, कॉन्सेप्ट देना एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो मेरा ज्यादा फोकस उस पर होता है। तो ये अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने इसको क्या करना है, ठीक है। तो अच्छा, आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट देनी थी, सुन रहे हैं सारे? यस मैम। यस मैम। असाइनमेंट आप लोगों ने अब ये करनी है, आप लोगों ने एक चार्ट बनाना है, ठीक है, एक टेबल बनाना है। उस पर आपने सीटी की जितनी जनरेशन हैं उनको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। उसमें आपने क्या लिखना है, आपने उनका असेंबली लिखनी है, ठीक है। क्या असेंबली है उनकी, रोटेट स्टेशनरी है, रोटेट है, ट्रांसलेट रोटेट है, जो भी है आपने वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उनका जो हमने चीजें पढ़ी है एक्स्ट्रा ही नहीं है, बोर्ड आई फिल्टर्स हो गए, रिंग आर्टिफैक्ट हो गया, जो ड्रॉबैक्स हो गए वो लिखने हैं, ठीक है। इनका इमेजिंग टाइम लिखना है। ये वैसे अगर आप गूगल करोगे तो आपको ये बने बनाए टेबल भी मिल जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि यूजुअली जो जनरेशन है उनको पढ़ने का तरीका यही है कि आप टेबल्स की फॉर्म में ही उनको पढ़ते हो। हैंड रिटन दे दो, ठीक है, या मुझे वर्ड पे मुझे दे दो। जितने अच्छे तरीके से करोगे उतना अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर आप एक एक चीज यानी मेरा तो ऐसे ही ख्याल है कि हैंड रिटन अगर करनी है तो वही करोगे ना, पेपर पे लिख के तो पिक्चर ही खींच के भेजोगे ना उसको। हाँ, नहीं इधर अगर दूसरी तरह भी हुआ, ऑन पेपर भी हुआ, तो आप लोग मुझे आकर बाय हैंड नहीं दोगे, वो आप लोग मुझे पिक्चर्स ही भेजोगे उसकी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अपने लिए उस नोट्स बनाना चाह रहे हो या अपने पास लिखना चाह रहे हो तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप बेशक अपने पेज पे लिख लो, अपने पास उसकी पिक्चर खींच के मुझे भेज देना, ठीक है। अगर वर्ड पे बनानी है तो वर्ड पे बना लेना, ठीक है, जिस तरह से आप लोग कंफर्टेबल हो उस तरह से आप लोगों ने क्या बनाना है, टेबल बनाना है, ठीक है। मैं ईमेल भी आप लोगों को कर दूंगी थोड़ी देर तक, ठीक है, सारी इस चीज़ की। और ये आप लोग नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का सैटरडे को है, ठीक है, तो तब तक का टाइम है, नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। यस मैम। सुन लिया है सबने, समझ आ गई है? यस मैम। और सबमिट आप लोगों ने करवानी है। जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है सैटरडे को आपका नेक्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो सैटरडे
3:30 तक। आपको मेल कर देंगे। ठीक है, हाँ ईमेल कर देना, सबने ईमेल ही करनी है, ठीक है, क्योंकि बाय हैंड वाला सीन तो अब हमारा है। मैम इसका टेबल बनाना है, चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है? ग्राफ तो आप नहीं बना सकते इसका, ठीक है, तो चार्ट और टेबल तकरीबन एक ही बात होती है, ठीक है, चार्ट जो टेबल कह लो, टेबल ज़्यादा अच्छा लगता है, टेबल बना लेना, ठीक है, ओके मैम। टेबल बना मैम के। और उसमें सारी अच्छा, डिटेल होगी या सिर्फ उन पॉइंट्स को हल्का हल्का आपको एक्सप्लेन करते हैं? क्या, सॉरी मैं आवाज़ नहीं आई आपकी। उसमें सारी डिटेल उसमें लिखनी है इन पॉइंट्स की, या उसको हल्का हल्का एक्सप्लेन करके टेबल नहीं, बना दो? इतनी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस उसमें मुझे, आप लोगों को फर्क पता होना चाहिए, खुद से बनाना, ठीक है, बिल्कुल छापे ना मारना, उसमें बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में क्या फर्क था, सेकंड में क्या था। अभी तो हमने इस तरह पढ़ा ना, आप लोग एक दफा टेबल बना लोगे ना, आज ही बल्कि बना लेना, तो थोड़ा दिमाग में भी बैठ जाएगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। सिटी के लिए कोई बुक भी बता दो। जनरेशन या आप 7th जनरेशन? कोशिश करो कि फर्स्ट 4 तो लाजमी लिखो, अगर आप लोग इंटरनेट से हेल्प ले रहे हो तो आपको 6-7 तक भी मिल जाएगी, वो भी अगर जो बच्चा लिखना चाहता है तो लिख दे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो बल्कि हम पढ़ेंगे भी जब हम आगे, हमारा कोई सेकंड लास्ट लेक्चर एक होगा सीटी का, जिसमें हम एडवांसेस पढ़ेंगे सीटी की, ठीक है, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि अब तक कितना एडवांस हो गया, सही है। अगर किसी को अभी मिलता है बता दो, जी, सिटी के लिए कोई बुक बता दो। सीटी के लिए बुक आप लोगों के पास आरएसटी की है बुक, रेडिएशन साइंस वाली बुशोंग जो है? नहीं मैम। रेडिएशन साइंसेस की है। हाँ, रेडिएशन साइंसेस यस एंड मैम, हाँ बुशोंग। टेक्नोलॉजी वाली बुक है, आरएसटी की बुक है बुशोंग की, उसके बीच में सीटी के चैप्टर्स हैं, दो ही चैप्टर हैं, या मेरे ख्याल है जब लेटेस्ट एडिशन है उनके बीच में एक ही चैप्टर है, उसमें सारी सीटी एक्सप्लेन की हुई है, यानी अगर उस तरह से देखो तो आपके पास सीटी सिर्फ एक चैप्टर की है, ठीक है, फिजिक्स से मिलाकर एंड तक, ठीक है। अगर किसी ने डिटेल पढ़नी है तो डिटेल आपको मिल जाएगी, सीटी की बुक है, सीटी फॉर टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, वो पता नहीं मेरे ख्याल में मैंने भेजी भी हुई है आप लोगों को कि नहीं, पर मुझे याद नहीं है। सीटी फॉर टेक्नोलॉजिस्ट है एक बुक, उसके अंदर वो काफ़ी अच्छी है, वो है ही टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, तो उसमें काफ़ी अच्छी डिटेल भी लिखी है और काफ़ी कुछ उसमें लिखा हुआ है, किसी का बहुत दिल करे तो बुक पढ़ सकता है। चलो जी, अटेंडेंस का सीन कर लें अब, कोई क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो पूछ ले। नो मैम। क्विज जो है वो वैसे हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, मेरा था कि हम 2-3 लेक्चर रिव्यू का कर लें, तो उसके बाद जो 3 लेक्चर हम रिव्यू कर लेंगे, मतलब ये एक नेक्स्ट लेक्चर, उसके बाद जो नेक्स्ट वेडनेसडे वाला लेक्चर्स 30 हैं। हाँ 27-8 है शायद। तो हम मैम हमारा क्विज ऑनलाइन होगा? लेक्चर्स क्विज ऑनलाइन ही होगा। रिव्यू आप कहेंगे ना 2-3 लेक्चर्स रिव्यू के होंगे, तो हमारा मैम क्विज कब है और कितने लेक्चर्स का? सीटी का सिलेबस थोड़ा है और लेक्चर्स जो हमारे पास ज़्यादा हैं, तो हम उसमें रिव्यू भी कर सकते हैं, हम उसमें क्लास में छोटी मोटी एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं सीटी से रिलेटेड, तो उसकी टेंशन ना लो। लेक्चर्स में ज़्यादा स्लाइड्स भी नहीं है, आपने जितना पढ़ाया है सीटी में है ही, सीटी की फिजिक्स है ही इतनी सी, उसमें कोई इतनी बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिकल। सिटी का क्या प्रैक्टिकल कराना है यहाँ पे, सिटी की मशीन तो है नहीं मैं क्या प्रैक्टिकल कराऊँ उसका, ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस जरा लगवा लो, आमिर शौकत बुला लो जल्दी जल्दी जिसने अटेंडेंस करनी है। मैम आमिर हमारे शौकत, सिटी के टोटल लेक्चर्स कितने हैं? टोटल लेक्चर्स काफ़ी हैं, पढ़ना तो शुरू करो। यार काफी लेक्चर्स हम लोग के बहुत हैं, ठीक है, और लेकिन जो हम लोग का करने वाला सिलेबस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, सीटी जनरली सीटी का सिलेबस काफ़ी कम है, ठीक है, मतलब होता कम है उसमें, बहुत ज़्यादा मतलब जितना हमने पढ़ना है हम अच्छे तरीके से टाइम लगा के पढ़ रहे हैं, और अभी तक भी मतलब मुझे आइडिया हुआ कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया है, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स तक, वरना जो आर्टिफैक्ट्स वाली कहानी है ये मतलब हमारे को 12-13 लेक्चर्स में जा सकते थे, लेकिन वो हमने थोड़ी जल्दी पढ़ी, तो इसलिए हम थोड़ा सा उनको रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, Okay, ma'am. अब्दुल सबूर, अब्दुल सबूर अटेंडेंस कार्ड बच्चों। अबिया जैनब प्रेजेंट। अफजाल एहसन, प्रेजेंट मैम। एमन हबीब, एमन दिलशाद, प्रेजेंट मैम। अली हैदर, आलिया एहसन, प्रेजेंट मैम। आलिया शहबाज, प्रेजेंट मैम। अला नवाज, प्रेजेंट मैम। ठीक है जी, आमना ताहिर,
Present, ma'am. आमना जफर गुलजार। Present. अनम नासिर। I'm sorry. अनम नासिर। अनम नासिर। अनम तारिक। मैम अनम तारिक शी इज देयर, उसका माइक नहीं चल रहा, हेडफोन्स खराब हैं शायद। सॉरी, क्या कहा आपने? मैम शी इज देयर लेकिन उसके माइक का कोई इशू है, इससे वो नहीं बोल सकती, उसने ग्रुप में मैसेज किया है। अच्छा ठीक है। अनीजा आसिम। Present, ma'am. अक्सा अजहर। Present, ma'am. अरीबा नासिर। अरीबा नासिर। अरीना चौधरी। Present, ma'am. आसिफ अली। मैम जिनकी अटेंडेंस होगी वो लीव कर सकते हैं। क्या कह रहे हो? जिनकी अटेंडेंस होगी वो लीव कर सकते हैं मैम। हाँ हाँ, जिनकी अटेंडेंस होगी वो जा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। अतर इकबाल। प्रेजेंट मैम। अतर। प्रेजेंट। ठीक है। आयशा अली। सॉरी, आयशा ही है खाली। आयशा। Present, ma'am. ठीक है। आयशा इम्तियाज। Present, ma'am. आयशा नासिर। Present, ma'am. बिस्मा लतीफ। दाऊद। दाऊद है। प्रेजेंट मैम। ठीक है। दुआ खान। Present, ma'am. एहतशामुल्ला। एहतशामुल्ला। फाखरा जफर। Present, ma'am. फरा नूर। Present, ma'am. फातिमा अहमद। Present, ma'am. गानिया खान। गानिया खान। हाफिज मोहम्मद सलमान। प्रेजेंट। हिना खालिद। Present, ma'am. हिना तारिक। Present, ma'am. हसनैन आसिफ। हसनैन आसिफ। इकराम शरीफ। इकराम शरीफ। इरम सईद। Present, ma'am. इज़ा फातिमा। इज़ा फातिमा। जवेरिया शहजादी। Present, ma'am. कानात अरशद। प्रेजेंट मैम। कशफ मकसूद। Present, ma'am. खदीजा नवाज। Present, ma'am. किरण रानी। Present, ma'am. लारेब जिया। Present, ma'am. लिंता याकूब। Present, ma'am. माहा अदील। माहा अदील। एक second. माहम जाहिद। Present, ma'am. माहीन आसिफ। माहिन जफर। Ma'am. ठीक है। माहीन जफर। अच्छा। मानूर साजिद।
प्रेजेंट मैम। मलाइका ताहिर, मलीहा मरियम, प्रेजेंट मैम। मलिका नदीम, मलाइका या मलिका नदीम, मैमूना तारिक, प्रेजेंट मैम। मारिया फातिमा, प्रेजेंट मैम। मासूमा सजाद, प्रेजेंट। मैमूना रहमान, प्रेजेंट मैम। मोमिना अब्दुल कदूस, प्रेजेंट। मुआज अरशद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अब्दुल्ला, यस मैम। मोहम्मद अमान लियाकत, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आमिर ताहिर, मोहम्मद आमिर ताहिर, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद हामिद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद राफे, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद शहीर जैदी, यस मैम। मोहम्मद उस्मान, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद यासीन, मोहम्मद यासीन, मुहीरा दिलशाद, प्रेजेंट मैम। मुकद्दस अनफाल अहमद, मुकद्दस, मैम प्रेजेंट। मैम प्रेजेंट। ठीक है, मुशाहिद रहीम, प्रेजेंट मैम। नादिर हुसैन, प्रेजेंट मैम। निमरा नौरीन, प्रेजेंट मैम। नुदरत नूर, प्रेजेंट मैम। रबिया इरफान, प्रेजेंट मैम। रईसा, रईसा अनम रश्दी, प्रेजेंट मैम। रहमा सुहेल, रहमा सुहेल, रिजवान अली, प्रेजेंट मैम। रुहीना मुजफ्फर, यस मैम। सादिका शहजादी या सदीका शहजादी, सादिका या सदीका शहजादी, सफा नूर, प्रेजेंट। समिया शाहिद, प्रेजेंट मैम। सना हबीब, प्रेजेंट मैम। सना खालिद, सना खालिद, सारा अनवर, प्रेजेंट। सिमाब फयाज, प्रेजेंट। सहर नदीम, प्रेजेंट मैम। शनाजर मुमताज, प्रेजेंट मैम। शवाल नईम, प्रेजेंट मैम। शहर बानो, शहर बानो, सिद्रा सरफराज, प्रेजेंट मैम। ठीक है जनाब, सिमाब बट, प्रेजेंट। सुंबल मुश्ताक, सुंबल मुश्ताक, सुमैया सादिया, सुंबल प्रेजेंट है, उसका हैंड रेज है। ठीक है ठीक है।
तहसीन फातिमा, प्रेजेंट मैम। ठीक है। अच्छा जी, तैमूर मुजाहिद, प्रेजेंट मैम। तलहा अली, प्रेजेंट मैम। शाबाश। ये किसने लगाई है इसकी अटेंडेंस? तलहा अली, तलहा का ही बोला था ना? वो मुजाहिद खुद ही था, ताहिर हो गया, तैमूर मुजाहिद। तलहा खुद नहीं था, नहीं जो भी था। तरकिश, मैम मेरा बार-बार डिस्कनेक्ट होता है। जमीर अहमद। जमीर अहमद तो अभी आया ही नहीं है भाई। मैम डिस्कनेक्ट होते हैं तो फिर बाद में मेरा नंबर आ जाएगा, फिर नहीं होगा। नहीं आपकी लगी हुई अटेंडेंस लगा दी मैंने। जी मैम, ठीक है अच्छा मैम, जी, थैंक यू। तरकिश तो प्रेजेंट है। तहरीम जफर, प्रेजेंट मैम। तूबा बाबर, प्रेजेंट। उमैर अहमद, उमैर अहमद, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। उमैर अहमद, प्रेजेंट मैम। ये कौन बोल रहा है इसकी अटेंडेंस? मैम उमैर ही बोल रहा है। उम्मे ऐमन, प्रेजेंट मैम। जैनब अंसार, प्रेजेंट मैम। जैनब सजाद, जैनब सजाद, जैनिश फातिमा, मैम जैनिश फातिमा का माइक नहीं ऑन हो रहा है। ठीक है जी। जमीर अहमद, जमीर अहमद, मैम वो आपसे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हाँ बात सच, कर बिल्कुल हाँ वो भी है। मैम आपसे एक बात पूछनी है। जी पूछें। मैम हमारे मिड्स का क्या प्लान है, मतलब कब तक होंगे? मिड्स का प्लान अभी तो बेटा कुछ भी नहीं फाइनल है। अभी जब ये अब हो गया है, क्लासेस बंद हो गई हैं आप लोगों की, अभी डिसाइड हो रहा है। आप लोगों को 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि मिड्स आपके ऑनलाइन ही होंगे या और किस तरह से सिटी का होंगे। क्विज कब होगा मैम? क्विज कब होगा हमारा सिटी का? सिटी का क्विज कब देना बता दो, ले लेते हैं। नेक्स्ट सैटरडे के बाद। नेक्स्ट सैटरडे के बाद मेरा था कि एक दफा रिव्यू कर लो ना, तो उसके बाद फिर क्विज दे देना, ठीक है? ताकि एक दफा पढ़ भी लेंगे, रिव्यू भी हो जाएगा, फिर क्विज दे देना। जी मैम ठीक है। लेक्चर्स वो फिर हम डिसाइड कर लेंगे, डिस्कनेक्ट हो गया है। क्विज नहीं करेंगे मैंने एमसीक्यूज होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। यार। छोटा टेस्ट ही बनाऊंगी, ठीक है? देखूंगी उसमें सिर्फ एमसीक्यूज नहीं होंगे, 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है? मतलब मैम मलाइका नदीम की अटेंडेंस लगा दें, उसका डिस्कनेक्ट हो गया था। किसकी? मलाइका नदीम का। ठीक है, मलाइका ताहिर और हाँ आप लोग कर लो। असाइनमेंट में जो चीजें लिखती हैं तो वो आप मेल कर हाँ वो मैं आप लोगों को मेल कर दूंगी। मैं आप लोगों को आज रात तक ना मेल कर दूंगी, ठीक है? तो परेशान ना होना, कर दूंगी मेल। और इतनी लंबी वो नहीं है, असाइनमेंट नहीं है, तो इसलिए बहुत लंबी बनाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ टेबल फॉर्म में बना लो, ज्यादा बेहतर है। बहुत लिख करे किसी का तो कोई डेफिनेशन वगैरह लिख देना, सीटी के कुछ। जी मैम मोहम्मद काशिफ का मैसेज आया है कि उसके अटेंडेंस नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। मोहम्मद काशिफ, ठीक है मैम मैम काइंडली लेक्चर सेंड कर दीजिएगा, माइक नहीं चल रहा मेल नहीं आती है आपकी। अब किसका माइक नहीं चल रहा था? मैम मेरा गानिया खान। क्या नाम है आपका? गानिया खान। गानिया खान। मैम आपने लेक्चर नंबर 6 हाँ मैं लेक्चर आप लोगों को भेज दूंगी। लेक्चर्स की टेंशन ना लो, कर तो लो पहले। ओके मैम। वो मैंने इसलिए नहीं भेजा, मैंने कहा पहला मैम हाँ, मैं लेक्चर आपको सेंड भेज करते, दूंगी। लेक्चर नहीं है हमारे पास। लेक्चर कौन कौन से सारे सुबह से लेकर एंड तक? नो मैम लेक्चर नंबर 6। ठीक है 5 और 6 मैंने भेज दिए। मैम लेक्चर 5 ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। 5 और 6 में भेज दूंगी। अटेंडेंस मैम मुझे मेल नहीं आ रही, आपकी लिंक की मेल नहीं आ रही क्लास। अटेंडेंस नहीं लगी। क्या नाम है आपका जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी?
जुनाश शहजाद। सिद्रा जुनाश शहजाद मैम। जरार मैम जोहा। नहीं, जरार तो मेरे पास कोई बच्चा ही नहीं है। मैम जुनाश शहजाद। क्या नाम है, दोबारा बताओ। मैम मैंने हैंड रेस कर दिया, जुनाश शहजाद। एक मिनट। अच्छा अच्छा, मैं आपका नाम गलत प्रोनाउंस करती हूँ, मुझे जोनाश लगता था। जोनाश है ये? यस मैम। हाँ, लगी हुई है आपकी अटेंडेंस, लगी हुई है ना, लगा दी। चलिए ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह? मैम जी मेरी अटेंडेंस। मैम आप आपकी लिंक ईमेल नहीं नहीं आता। क्या नहीं आ रही? ईमेल नहीं आ मैम रही? लिंक नहीं आता क्लास का। यस मैम। यार आप जिनको नहीं आ रही वो मुझे ईमेल अपनी कर दो, ठीक है? मैं वैसे साथ साथ ही बच्चे ऐड करती जा रही हूँ, तो मैं और ऐड कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। तो मुझे ना ईमेल कर दिया करो, मैं ऐड तो करती हूँ साथ साथ, तो किसी का रह भी जाता है तो सॉरी, मैं कर दूँगी, ठीक है? मैम जैनिश फातिमा की मैम जैनिश फातिमा की। हाँ, मैंने शी लगा दी थी, मैंने शी लगा दी मैम मेरी भी अटेंडेंस लगा दें। थी। क्या नाम है जी आपका? जोहा। तो अटेंडेंस के टाइम पे आप कहाँ थी? मैम एक्चुअली सुबह की लाइट ऑफ थी तो मेरे सेल बंद हो गया था मेरा ड्यूरिंग लेक्चर। लगा दिया मैंने अटेंडेंस। अटेंडेंस पे तो तुम लोग ऐसे मैम मेरी किस्म भी से हो अटेंडेंस जाते हो ना। चलो जी, आप कौन है? आप कौन है जी आप? मैम मोहम्मद अरसलान। मोहम्मद अरसलान के मैंने नारे मारे थे, और मोहम्मद अरसलान किधर था अटेंडेंस के टाइम पे? वो नेट का। हाँ, सबके नेट इजी से नहीं जाते हैं, फिर अचानक से आ जाते हैं जब बंद करने का टाइम होता है उस टाइम। अब जिन बेचारों की रह गई है वो भी आके लगवा लो, ताकि फिर मैं उसको खत्म कर दूं। फिर बाद में कहते हो मैं मैम आप अटेंडेंस लगा लगा दिया दी। आपने? मैंने लगा तो दिया, मैं और इससे ज्यादा क्या कर दूंगा उनके लिए। अच्छा चलो, कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है किसी का? थैंक यू मैम। अच्छा, आप असाइनमेंट के लिए मुझे अब तंग ना करना बार बार, मैं रात को तुम लोगों को ईमेल कर दूंगी, ठीक है? अब मुझे ऐसा ना हो कि 35 बच्चों की ईमेल आई हो कि मैम असाइनमेंट बता दें, असाइनमेंट बता दें। मैं रात को तुम लोगों को ईमेल कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। और इसका टाइम भी मैं मेंशन कर दूंगी। वैसे नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों के पास टाइम है, नेक्स्ट सैटरडे 3:30 तक, ठीक है? चलो जी, भाग जाओ। अल्लाह हाफिज।